हेलो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की इकाई 2 के अध्याय 4 सदिश समाकलन। दोस्तों जैसा कि हम लोग सदिशों का अवकलन किए थे, उसी प्रकार दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में भी सदिशों का समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाकलन होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है माना, ठीक है, हमारे पास माना f(x), माना 10x है, 10x है, ठीक है। इसका यदि हम लोग अवकलन करते हैं dy dx 10x, इसका क्या होता है 10x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अवकलन। ठीक है, तो अवकलन का जस्ट उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। जैसे कि हम लोग यदि sec स्क्वायर x का समाकलन करते तो हम लोग को 10x मिलता। ठीक है, इस प्रकार से sec स्क्वायर एक्स dx, तो इसका यदि हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका मिलेगा 10x। मतलब कि ये दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं समाकलन। तो हम लोग दोस्तों इस चैप्टर में सदिशों का समाकलन करेंगे। ठीक है, तो उससे वो मतलब कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको पहले देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में सदिश r का मान है xi प्लस yj प्लस z। इस चैप्टर में भी ये उपयोग होगा। ये जो ये सूत्र है ये तो पिछले 2 चैप्टर से भी उपयोग होता आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर परवलय का समीकरण जो दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax, इस समीकरण का भी इस चैप्टर में प्रयोग होगा। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि परवलय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ y स्क्वायर बराबर 4x। दूसरा होता है y स्क्वायर बराबर माइनस 4x। तीसरा होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। और चौथा होता है x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ठीक है, तो इसका ये चित्र बना के देखते हैं। ठीक है, ये तो 4 प्रकार का हो गया। तो जो पहला वाला है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, इसका चित्र इस प्रकार से बनता है। एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये जो है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, ये जो परवलय है ये y स्क्वायर बराबर 4ax का समीकरण है। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये तो मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे y स्क्वायर बराबर माइनस 4x। ठीक है, माइनस दिया है मतलब कि जस्ट उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, समीकरण तो वही है, बस हम लोग आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो है इस ओर बनेगा। ठीक है, बना देते हैं इसको भी। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। ठीक है, ये समीकरण है। ठीक है, ये परवलय है। अब हम लोग तीसरा प्रकार का परवलय को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रकार का इस प्रकार से बनता है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ये किसका समीकरण है, x स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, जहां a जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, a बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसी का जस्ट विपरीत यदि हम लोग माइनस का चिन्ह लगा दें, ठीक है, इसके सामने ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो ये इसका उल्टा बनेगा, मतलब कि नीचे साइड बनेगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये रहा। ठीक है, ये किसका है, x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का समीकरण है। तो एक 4 प्रकार का परवलय था। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जो परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x इस चैप्टर में प्रयोग होगा, इसीलिए मैं इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है रेखीय समाकलन भी सीखेंगे इस चैप्टर में। तो रेखीय समाकलन होता क्या है इसको पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों रेखीय समाकलन को इस प्रकार से परिचित करते हैं। a और b लिमिट होता है f.dr, जहाँ f होता है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, dr का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
तो रेखीय समाकलन और ये भी रेखीय समाकलन है, जो नीचे यहाँ कर्व दिया है, ठीक है। लेकिन एक क्लोज कर्व को बताता है और एक खुला कर्व, मतलब कि ये बंद वक्र है, एक खुला वक्र है, ठीक है। दोनों रेखीय समाकलन है, लेकिन ये बंद वक्र है, ये खुला वक्र है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं ए से बी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई हमारे पास वक्र है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब हम लोग को इसके किसी बिंदु पर समाकलन करना है। माना हम लोग को ए से बी तक समाकलन करना है, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, ए से बी लिखेंगे लिमिट, क्योंकि हम लोग को ए बिंदु से बी बिंदु तक समाकलन करना है, ठीक है। और जो हम लोग को वेक्टर फंक्शन का मान दिया होगा उसको लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष हम लोग को समाकलन करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ डी आर दिया है तो हम लोग यहाँ डी आर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रेखीय समाकलन, ठीक है। ये आपका क्लोज कर्व, क्लोज नहीं, आपका खुला वक्र के लिए, ठीक है। अब क्लोज कर्व के लिए देखिए, क्लोज कर्व होता क्या है, इसी को यहाँ सुधार कर देते हैं। देखिए, माना कोई कर्व इस प्रकार से बन रहा है, ऐसा, ठीक है। और बड़ा चित्र बना देते हैं, ऐसा कोई कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ए जो है, मान लीजिए हम लोग को ए बिंदु से लेकर, ए बिंदु ए है, ठीक है, ये बी है, हम लोग को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हम लोग को यदि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समाकलन करना है, तब हम लोग उसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये क्लोज कर्व को बताता है, वेक्टर फंक्शन है और डी आर है, ठीक है। बस हम लोग लिखने का जो स्टाइल है उसको चेंज करते हैं, बाकी समाकलन वही होता है। ये रेखीय समाकलन है, ये भी वही है, ठीक है। तो ये भी वही होगा, यहाँ क्लोज कर्व सी, यहाँ हो जाएगा एफ इंटू डी आर, ठीक है। लेकिन ये बंद वक्र के लिए है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जो है एफ इंटू डी आर का मान ज्ञात करेंगे यदि सदिश आर दिया हो, ठीक है। तो इसका मेथड थोड़ा अलग रहता है, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, यदि हम लोग को वेक्टर आर का मान दिया होता है तब हम लोग इसको अलग प्रकार से लिख के हल करते हैं। देखिए, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एफ इंटू डी आर। यदि वेक्टर आर का मान दिया हो, जरूरी नहीं है कि यही दिया हो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ भी दिया होता है, ठीक है। आर बराबर देता है आपका ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे प्लस सी टी के, ये भी देता है, या इसके बदले में कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर आर का मान दिया रहता है। तब की स्थिति में हम लोग जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, सी एफ डी आर बाई डी टी डॉट डी टी, ठीक है। मतलब कि हम लोग वेक्टर आर को एक बार अवकलन करते हैं डी टी के सापेक्ष, उसके बाद हम लोग समाकलन करते हैं डी टी के सापेक्ष, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग डी टी को काटें तो यही मान आएगा। तो हम लोग जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उसको हल करते हैं तो इसी फॉर्म में लिख के हल करते हैं, यदि और केवल यदि सदिश आर का मान दिया हो, ठीक है, वेक्टर आर दिया हो, तब हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको, इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों इस चैप्टर में cos 2x का फॉर्मूला का उपयोग होगा और sin 2x का फॉर्मूला का उपयोग होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, cos 2x का मान cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको और प्रकार से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसी प्रकार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी प्रकार sin 2x को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ठीक है। यदि कहीं कहीं मान लीजिए sin x हो और cos x दिया हो, ठीक है, तब हम लोग जो है यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 कटने से वही आएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, 2 sin x cos x। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस फॉर्म का उपयोग हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसमें करेंगे, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग हेलिक्स पढ़ेंगे। तो हेलिक्स को यदि भी जब कभी भी वेक्टर आर का मान ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे प्लस सी टी के दिया हो तो हेलिक्स होता है, ठीक है। हेलिक्स को पहचानने का यही सबसे अच्छा विधि होता है कि वेक्टर आर का मान यदि ए दिया हो, ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे प्लस सी टी के,
तब उसको हम लोग हेलिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हेलिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए वक्र, कर्व, ठीक है। देखिए कर्व दो प्रकार का बनता है, एक तो 2D में बनता है, एक 3D में बनता है। एग्जाम्पल फॉर, यदि हम लोग साइन एक्स का वक्र देखें, ठीक है, कर्व देखें एक्सिस में, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक बनता है। जहाँ पर इसका मान होता है 0, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ होता है 2π, ठीक है। ये मान अनंत तक इन्फिनिटी चलते रहता है, ठीक है। तो ये है साइन एक्स का वक्र, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो वक्र बन रहा है कर्व, ये 2D में बन रहा है, ठीक है। ये जो है 2D में बन रहा है, लेकिन हेलिक्स जो है वो 3D में कर्व बनाता है, ठीक है। हेलिक्स का जो है वक्र बनता है 3D में। किस प्रकार से बनता है देखिए, हेलिक्स का यदि वक्र देखें तो मान लीजिए हम लोग का ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। 3D में बन रहा है तो इस प्रकार से बनेगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो देखिए ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, ये 3D में बन रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। ये 3D में बन रहा है, ये कर्व, ये एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, देखिए एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, ठीक है, तीनों में है, इसलिए 3D में बन रहा है। जबकि साइन एक्स का 2D में बन रहा था, ठीक है। साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, ये सब का जो है वक्र 2D में बनता है, लेकिन हेलिक्स का वक्र 3D में बनता है। तो इसी को बोलते हैं हेलिक्स। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में खंडशः समाकलन, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसका भी उपयोग करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कहीं कहीं आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का उपयोग होगा। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता क्या है बता रहा हूँ। समाकलन के अंदर में देखिए, अवकलन में तो क्या है कि दो फंक्शन का हम लोग गुणा करते हैं तो उसका एक अलग से नियम रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक्स और साइन एक्स का गुणा करना चाहते हैं अवकलन में, तो इसका एक अलग रूल बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार समाकलन में भी दो फंक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एक्स और साइन एक्स का ही हम लोग को यदि खंडशः समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है, तब जो है हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर देखिए इसका एक रूल होता है समाकलन का, अवकलन में कोई रूल नहीं होता है गुणा करने का, ठीक है। मतलब कि जो रूल दिया है उसी से करते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष रूल उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग उसी को मानते हैं जिसका यदि अवकलन करें तो उसका मान या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि यदि x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो इसका मान 1 होगा अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, साइन एक्स को मानेंगे। तो उसको जो है हम लोग इस मेथड से हल करेंगे समाकलन में, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन का हम लोग जो है समाकलन करेंगे। यहाँ dx दिया है, आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, dt के भी सापेक्ष कर सकते हैं, माइनस समाकलन कोष्टक, ठीक है। d/dx हम लोग को फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना है, डॉट में है, सेकंड फंक्शन का समाकलन करना है। उसके बाद पुनः हमको जो मान मिलेगा यहाँ पर कोष्टक में उसका पुनः dx के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। ये 12th क्लास का आपका 12th क्लास में आप इसको पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें बहुत विस्तृत दिया है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसका भी उपयोग होगा। और 10वां देखिए, हम लोग तो रेखीय समाकलन किए थे, अब हम लोग जो है पृष्ठीय समाकलन करेंगे, ठीक है। तो पृष्ठीय समाकलन का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, जहाँ f होता है वेक्टर फंक्शन, जो n कैप होता है, ठीक है, वो दिशा को बताता है, और ds होता है आपका पृष्ठ को, ठीक है। तो किस पृष्ठ का हम लोग समाकलन कर रहे हैं, जैसे कि आपका वृत्त हो गया या फिर गोला हो गया, ठीक है। तो ds उसको प्रदर्शित करता है। और ये हो गया s मतलब कि सरफेस, ठीक है, सरफेस का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सदिश समाकलन में, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में ये फॉर्मूला का भी उपयोग होगा,
तो ये फॉर्मूला दिया है 0 से π/2 साइन के पावर mx डॉट कॉस के पावर nx dx, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं दिया है, ये गामा का चिन्ह है। गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2, गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में 2 गामा m+n+2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये गामा। तो दोस्तों इस सूत्र का उपयोग कब करते हैं, ठीक है, यदि sin x का पद दिया हो, cos x का दिया हो और लिमिट में 0 से π/2 हो, ठीक है, लिमिट में यदि 0 से π/2 हो तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ m और n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, m और n का मान। तो उसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिख के मतलब इस प्रकार से लिखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। जहाँ बस इसका एक विशेष मान भी है, ठीक है। यदि गामा 1/2, ठीक है, दिया हो कहीं पास, तो इसका मान होता है वर्गमूल पाई होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से गामा 0, गामा 1 और गामा 2 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से इसको हल करते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 0 से π/2 दिया है, ठीक है। हम लोग को sin 3x डॉट cos x dx, ठीक है, इसको हल करना है। तो देखिए यदि हम लोग पहले उस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो इसमें sin x भी दिया है, cos x भी दिया है, m के जगह में 3 दिया है, n के जगह में क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है लिमिट 0 से π/2 दिया है, ठीक है। यदि दोस्तों sin x हो, cos x हो, लेकिन लिमिट जो है 0 से π/2 ना हो, मान के चलिए 0 से पाई होता है, ठीक है, तो जो है हम लोग उस फॉर्मूला का उपयोग नहीं करते। केवल और केवल यदि 0 से π/2 दिया होगा तब की स्थिति में जो है हम लोग उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला को लिखते हैं, सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या दिया है, यदि ऐसे दिया होता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गामा m+1 डिवाइडेड बाई 2, गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2, उसी प्रकार से 2 m+n+2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मान को रख देते हैं, तो इसमें मान को रखेंगे तो आपका हो जाएगा m का मान क्या दिया है, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, n का मान क्या है 1, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, उसी प्रकार से यह हो जाएगा 2, m का मान है आपका 3 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ। इधर आगे हल करते हैं, ठीक है। ये तो बस जोड़ना है, इसको जोड़ देते हैं। 3 + 1 4, 4/2 मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा गामा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ हो जाएगा गामा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 3 + 1 4 और 6/2, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 3, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग विशेष मान में देखे हैं कि गामा 2 और गामा 1 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग रख देंगे 1 और हो जाएगा 2। अब इसका मान तो दिया नहीं था, विशेष मान में नहीं था, हम लोग गामा 0 मतलब कि गामा 0, गामा 1 और गामा 2 इसका मान तक जान रहे हैं, लेकिन इसका मान नहीं जान रहे हैं। तो इसका मान कैसे हल करते हैं उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए जब कभी भी ऐसा दिया हो, चाहे वो भिन्न के रूप में दिया हो या इस रूप में दिया हो, ठीक है, तो जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है। जैसे 3 में हम लोग यदि 1 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या है बाहर लिखेंगे, 2 पहले से दिया है तो 2 को बाहर लिखेंगे और जो है 2 फिर अंदर लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ 3 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 3 में हम लोग 1 घटाएंगे, चाहे ये 3 दिया हो या 3/2 दिया होता, ठीक है, तब भी जो है हम लोग इसमें 1 घटाते, ठीक है। तो 1 घटाएंगे
तो 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को जो है हम लोग बाहर लिखेंगे और पुनः जो है 2 को फिर अंदर लिखेंगे, ठीक है, समझे। 2 को जो है हम लोग बाहर लिखेंगे, मतलब कि इसमें हम लोग 3 में 1 घटाएंगे तो 2 होगा, तो 2 को बाहर लिखे और वही 2 को फिर हम लोग अंदर भी लिखे, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग हल करते हैं, लेकिन इसका एक विशेष मान हो जाता है, इसलिए इसको आगे हम लोग हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 गामा 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब हम लोग जान रहे हैं गामा 2 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1/4 आंसर, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर में जो बेसिक था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था और साथ ही जो ये फॉर्मूला था, ठीक है, इस बार डिफरेंट टाइप का था, तो इसको हम लोग पढ़े। हमारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का पहला टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है।